everyone and welcome back to SK1 के Salma back again with another video of mine and आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे it will be about the equivalent spring constant. Since equivalent resistance, equivalent capacitance and you have equivalent inductance or let's say impedance, ये सब हम लोगों ने पढ़ा होता है इनके definitions भी. But what about the equivalent spring constant? अगर आप दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग्स को एक दूसरे से ऐड करके कंबाइन करके किसी ब्लॉक में लेट्स से अटैच करते हो तब वो ब्लॉक कैसा हार्मोनिक मोशन करता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये क्लियरली द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है. सो दैट इज व्हाट विल मेनली डिस्कस इन हियर. रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी वो भी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पे ही डिपेंड करती है. तो रिस्टोरिंग फोर्स एज अ होल देखा जाए तो वो इजीली बाय एडिंग द इंडिविजुअल रिस्टोरिंग फोर्सेस देखा जा सकता है. But here what matters to us specifically in the case of finding the time period of a harmonic oscillation or the angular frequency of the oscillation, तब उस केस में हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है. So here let's say कि आपके पास एक मास है which is tied to two springs in here. Mass M, two springs K1 and K2. Now here you have कि अगर आपने इस ब्लॉक को अमाउंट x से डिस्प्लेस किया तब मुझे पता है कि दोनों स्प्रिंग्स स्ट्रेच कर जाते हैं बाय सर्टेन अमाउंट्स x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे जितने अमाउंट से आपने डिस्प्लेस किया टोटल ये दोनों स्प्रिंग्स मिलके दे शुड बी स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट एज वेल. सो यू सी ओवर हियर कि जो x1 एंड x2 होगा ये ऐड होके इट इक्वेट्स टू x. हम लोग बेसिकली एक कंस्ट्रेंट रिलेशन बना रहे हैं. सो यू हैव x इक्वल्स x1 प्लस x2. ऑलराइट, ये जो हमारी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जब स्प्रिंग्स को दे आर अटैच्ड एंड टू एंड विथ ईच अदर. सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स होती है वैसे ही हियर यू हैव अनदर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन व्हाट यू कॉल अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे दोनों स्प्रिंग्स को एक दूसरे के पैरेलल इस मास से टाई किया जाता है K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे अगर मैंने इस ब्लॉक M को एक डिस्टेंस x से डिस्प्लेस किया है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने इसे डिस्प्लेस किया टू x, तब मुझे पता है कि दोनों स्प्रिंग्स साथ में x से ही डिस्प्लेस करेंगे. So here the displacement of the two springs are equal to one another. Here their displacements combine to give the total displacement of the block. यहाँ पे basically x1 x2 के equal है जो कि mass के total displacement के equal है. This is what you call a parallel combination of springs. अब यहाँ पे इन दोनों केसेस में कैसे आप फिगर आउट करोगे कि क्या आपकी नेट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है. सो लेट्स ट्राई दिस वे कि जब मैंने इसे डिस्प्लेस किया तब मुझे पता है कि x अमाउंट से डिस्प्लेस करने पे ये x2 से डिस्प्लेस हो रहा है और ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ये x1 से स्ट्रेच हो रहा है. अब जब ये स्प्रिंग x2 से स्ट्रेच होती है तब आपको पता है इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है -k to x2 क्योंकि इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है. सिमिलरली इस स्प्रिंग पे कितनी भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी दैट इज -k1 x1 because it has a spring constant k1 and it is stretched by a certain amount x1. तब यहाँ पे अगर सर्टेनली फोकस किया जाए तो इसे मैंने स्ट्रेच किया तब इस पे ये जो स्प्रिंग है आपकी यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट हो रही है. ये जो ब्लॉक होगा इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. मतलब सिंस दैट इज एक्चुअली एन एक्शन रिएक्शन पैथ, अगर मैं इस स्प्रिंग को देखूं, अगर मैंने इस स्प्रिंग को देखा तब इस स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में K2 x2 फोर्स अप्लाई होगी क्योंकि K2 x2 बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब स्प्रिंग पे भी इस डायरेक्शन में लगेगी. अब यहाँ पे देखो ये तो x2 अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ. दिस स्प्रिंग K1 इज एज वेल डिस्प्लेस्ड बाय अमाउंट x1. अगर ये मेरा x1 अमाउंट से डिस्प्लेस होता है और ज़्यादा स्ट्रेच होता है, ये x2 से क्लियरली स्ट्रेच हुआ, दैट गिव्स यू अ टोटल ऑफ x ओवर हियर. तब अगर ये x1 से स्ट्रेच हुआ है तब आपको पता है
कि ये इस स्प्रिंग पे, सिंस ये एक स्प्रिंग से इस एंड पे अटैच्ड है एंड ये जो स्प्रिंग है हमारी ये इसे स्ट्रेच कर रही है बाय एन अमाउंट x1। बेसिकली आपने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, ब्लॉक से बेसिकली ये वाले स्प्रिंग अटैच्ड है तो ये स्ट्रेच हुई, इस स्प्रिंग से ये वाली स्प्रिंग अटैच्ड है तो ये भी स्ट्रेच होगी। तब सिंस ये इससे स्ट्रेच कर रहा है बाय एन अमाउंट x1, ये इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है कि दैट विल बी बेसिकली व्हाट, दैट विल बी k1x1। यू गेट दैट, k1x1, क्योंकि दैट विल बी रिस्टोरिंग फोर्स बाय दिस स्प्रिंग ऑन दिस स्प्रिंग। अब आपको पता है कि कोई भी आपके पास स्प्रिंग है, जब तक ये मासलेस स्प्रिंग है, जब तक ये आपके पास एक मासलेस स्प्रिंग है, नॉट एन इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग, स्ट्रिंग होती तो वी माइट अस्यूम इनएक्सटेंसिबल, इन द केस हम लोग रोटेशन या फिर ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे होते, दिस इज क्लियरली एक्सटेंसिबल, क्योंकि यहाँ पे द रिस्टोरिंग फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग और द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इटसेल्फ, जो कि हमारी मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन जब तक ये स्प्रिंग मासलेस होगी, आपको क्लियरली पता है कि इस एंड पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उतना ही फोर्स इस एंड पे एक्सर्ट होगा। दैट इज अ बेसिक रूल ऑफ मासलेस स्प्रिंग्स, k1x1 इक्वल्स k2x2, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया k1x1 इक्वल्स k2x2, तो दैट इज समथिंग दैट आई गॉट टू नो, ये मेरे पास एक कंस्ट्रेंट रिलेशन मिल गई फॉर दीज स्प्रिंग्स। अब इसके साथ मेरे पास एक इक्वेशन था x इक्वल्स x1 प्लस x2, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x को लिख दिया एज x1 प्लस k1 ओवर k2 x2 x1, ऑलराइट। सो दिस इज रादर k2 ओवर, अगर मैंने यहाँ से, नो इट इज परफेक्ट, दैट इज k1 x1 ओवर k2। तो यहाँ से इसे अगर देखा जाए, सो दिस इज क्लियरली x1 k1 प्लस k2 ओवर k2, ठीक है, दैट इज x1 टाइम्स k1 प्लस k2 ओवर k2। ये बेसिकली मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई किस चीज के टर्म में, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट और रादर द स्ट्रेचिंग ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग, और आपके पास है द बेसिकली हियर यू हैव दिस टर्म द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सेकंड स्प्रिंग, ये चीज एक हमारे पास मिल गई। नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि अब देखो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोगों ने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, इस पे अब रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है, इस पे अब रिस्टोरिंग फोर्स आपकी लग रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितनी, इट इज k2x2, जो कि क्लियरली हमारे k1x1 के ही इक्वल है, वेयर वी कैन पुट इन द वैल्यूज इजीली फ्रॉम ओवर हियर। तो अगर ऐसा करा जाए, सो हियर यू विल हैव ये जो हमारी फोर्स इस पे टोटल लग रही है, मैंने इसे लिख दिया इट शुड बी इक्वल टू द k इक्विवेलेंट टाइम्स x। मैंने इसे k इक्विवेलेंट टाइम्स x क्यों लिखा, आई रोट इट फॉर द रीजन, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैंने इन दोनों स्प्रिंग्स को कंबाइन किया तो मेरे अगर मैंने एक डिस्प्लेसमेंट इसे x दिया है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मेरे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए, एक ऐसी स्प्रिंग कांस्टेंट एटलीस्ट इन प्रिंसिपल होना चाहिए विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट बोथ ऑफ दिस। मतलब ये जो फोर्स होगा मुझे इसे ऐसे एक्सप्रेस, आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म दैट आई हैव अ सर्टेन स्प्रिंग विच इज अ सिंगल स्प्रिंग, जो कि हम लोग एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग कंसिडर करें, जो कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स दे रही है। सो हियर व्हाट वी हैव इज k1x1 फॉर इंस्टेंस, क्योंकि ये जो मेरी इस पे फोर्स एक्ट कर रही है इसे मैंने k इक्विवेलेंट टाइम्स में डिस्प्लेसमेंट x माना है, जहाँ जितनी यहाँ पे फोर्स होनी चाहिए उतनी ही इस एंड पे होनी चाहिए। इस एंड पे कितनी फोर्स है हमें पता है, इस एंड पे फोर्स है k1x1, यही k2x2 भी लिख सकते हैं, जितनी इधर फोर्स वहां पे उतनी ही इधर फोर्स, या फिर सिंस k1x1 एंड k2x2 आर इक्वल टू ईच अदर, तब यहाँ पे हियर यू हैव k1 टाइम्स, अब x1 अगर यहाँ से देखा जाए, सो हियर यू हैव x1 फ्रॉम हियर एज x k2 ओवर k1 प्लस k2। तो अगर मेरे पास x1 एज x k2 ओवर k प्लस k1 प्लस k2 है, सो यू गेट एन इक्वेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्म। अगर मैंने x कैंसिल आउट कर दिया, सो व्हाट यू फाइनली गेट इज k इक्विवेलेंट इक्वल्स k1 प्लस k2, k1 टाइम्स k2 ओवर k1 प्लस k2। तो ये आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया। अगर आप ये फॉर्म देखो तो ये क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हो
This can be also written as 1 by k equivalent equals 1 by k1 plus 1 by k2. This is for parallel, sorry, this is for series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली कुछ इस तरीके से रेसिप्रोकली हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड होते हैं, दैट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे ही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखा जाए तो यहाँ से इजीली गेस किया जा सकता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकली ऐड हो रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलजेब्रिकली स्ट्रेट अप ऐड होने चाहिए, बिकॉज़ दैट इज हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली इन फिजिक्स। मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स देखोगे कि कैपेसिटेंस को अगर आपने एक फॉर्म में देखा, एक कॉम्बिनेशन में देखा, वो रेसिप्रोकली ऐड होता है तो दूसरे कॉम्बिनेशन में अलजेब्रिकली। वैसे रेजिस्टर एक फॉर्म में रेसिप्रोकली, दूसरे फॉर्म में अलजेब्रिकली। तो वैसे इन दिस केस इट शुड आल्सो बी दैट वे, एंड इट इज इंडीड द केस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी इफ यू लुक एट इट फॉर इंस्टेंस, तो आपको पता है कि k1x प्लस k2x इतनी इस पे टोटल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पे दोनों साइड एक माइनस टर्म भी होगा, बट वी नो दैट द माइनस टर्म्स कैंसिल ईच अदर, क्योंकि f एक्चुअल में माइनस दिस टर्म के इक्वल है, विच इन टर्न इक्वल्स माइनस ऑफ दिस टर्म। बट द साइंस वोंट मैटर, क्योंकि हम लोग इन दोनों की कंपैरिजन करें जहाँ पे साइंस कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि k1x प्लस k2x विच इज क्लियरली k1 प्लस k2x किसके इक्वल होना चाहिए? अगेन द रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि मेरी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स x के इक्वल होनी चाहिए। एंड हियर यू हैव द k इक्विवेलेंट एज k1 प्लस k2 अलजेब्रिकली। वैसे ही अगर आपके पास बहुत सारे, फॉर इंस्टेंस बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं एंड स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं, उस केस में क्या होगा? यू जस्ट नीड टू एक्सटेंड दिस थिंग एज 1 by k equivalent equals 1 by k1 plus 1 by k2 and for n number of springs. For series combination you have k equivalent as k1 plus k2 plus that for n number of springs. For parallel combination तो ऐसे कुछ हम लोग स्प्रिंग की कॉम्बिनेशंस को ऐड करते हैं, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड करते हैं। That was all for today's video of mine, and thanks to all.